Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf and I welcome you for another lecture. Today we shall discuss P.B. Shelley. Percy Bysshe Shelley. It is another poet after John Keats. आज अपने इस लेक्चर में ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। आज अपने इस लेक्चर में हम एक नया पोइट पढ़ेंगे जिसको पर्सी बायस शैली यानी पीबी शैली कहा जाता है। ये भी रोमांटिक पोइट्स की लिस्ट में शामिल है और बड़ा आला दर्जे का शायर था। तो इस शायर की पहली नज़म पढ़ने से पहले आइए ज़रा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। इसकी पोइम जो आज हमने पढ़नी है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो पहले हम थोड़ा सा शायर का इंट्रोडक्शन लेते हैं जी। पर्सी बायस शैली जैसे कि आपके सामने है स्क्रीन पे, पर्सी बायस शैली अ शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केच। जो लाइंस मैंने अंडरलाइन की हुई है सेकंड पैराग्राफ में, मैं सिर्फ इसको पढ़ रहा हूँ मुख्तसर सा ताकि आपके जहन में एक स्केच बन जाए। पर्सी बायस शैली was born on August 4, 1792. His parents came of a noble family of England, a family well known in the political and literary history of England. तो कहा गया कि जनाब इसका ताल्लुक इंग्लैंड के एक ऐसे ख़ानदान से था जो कि वेल ऑफ, एक तो खुशहाल थे, दूसरा पॉलिटिक्स में, सियासत में और लिटरेचर में उनकी बड़ी शोहरत थी। द बॉय शैली वॉज इररेसिस्टिबली हैंडसम, लवली एंड ऑफ इंडिपेंडेंट जजमेंट। और इस शायर से मतलब कहा गया कि अपने लड़कपन में ही ये इंतहाई दिलकश और पुरकशिश नौजवान था और अपने जजमेंट में, सोच में बड़ा आज़ाद था। विद इस लार्ज ब्यूटीफुल आइज, लॉन्ग shiny hair, delicate features and strong slender figures, his whole appearance breathed an animation, a fire and paternal intelligence। यानी कहा गया कि ये शख्स अपने वजूद में, अपने अंदाज में ना सिर्फ इंटेलिजेंस, अकल, जहानत का एक मुजस्सम था बल्कि दिलकशी, खूबसूरती का भी मुजस्सम था। हिज ओन पीपल ऑलवेज कंपेयर्ड हिम विद अ डेलिकेट फ्लावर। यहाँ तक कि इसके अपने ख़ानदान के लोग इसको जानने वाले इसको एक डेलिकेट फ्लावर कहा करते थे। तो ये तो हुआ मुख्तसर सा तारुफ पर्सी बायस शैली से मुतल्लिक। अब आगे थोड़ा सा इसकी एजुकेशन का जिक्र है। बीइंग अ बॉर्न लवर ऑफ लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस। ज़रा 1 मिनट के लिए स्टे करना है। हम नेक्स्ट पेज शेयर कर रहे हैं, पेज नंबर 2। इस दौरान में स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी तो उससे परेशान नहीं होना। ओके, नेक्स्ट पेज आ गई जी हमारे सामने। could not learn much from his newly joined school. He moved in a world of his own. कहा गया कि बचपन से ही इसको आज़ादी बड़ी पसंद थी, लिहाजा स्कूल में कोई बड़ी अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सका और स्कूल का डिसिप्लिन इसकी समझ से बाहर था। डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लर्निंग, dissatisfied with the ordinary process of learning, Shelley sought like fosters the acquaintance of spirit as shown in his hymn to intellectual beauty। ये बड़ी अहम बात है जनाब। इसकी शायरी से मुतल्लिक एक एस्पेक्ट, एक पहलू हमारे सामने आता है। कहा गया कि ये अपने इर्द गिर्द स्पिरिट्स, रूहों से, एक दूसरी दुनिया से, माफोकुल फितरत दुनिया से, जिसको हम सुपर नेचुरल वर्ल्ड कहते हैं, सुपर नेचुरल वर्ल्ड में बड़ी दिलचस्पी रखता था, उस दुनिया से ताल्लुक़ रखना चाहता था। आगे इसकी एक बड़ी ही पॉपुलर पोइम की 4 लाइन्स है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। While yet a boy I sought for ghosts, कहते कि जबकि मैं एक बॉय, एक लड़का था, I sought for ghosts, sought मतलब होता है तलाश करना, तो मैं उस वक्त भी भूतों को तलाश करता था। And sped through many a listening chambers, और बहुत से खामोश कमरों में से गुजरता था। लिसनिंग चैम्बर यानी जहाँ पर अपने ही कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसे खामोश कमरों से गुजरता था। केव्स में से, एंड रूइन, खंडरात में से, एंड
स्टारलाइट वुड, और ऐसा जंगल जहां पे सितारों की रोशनी हो, विद फियरफुल स्टेप्स परसुइंग, और मैं खौफजदा कांपते हुए कदमों के साथ पीछा किया करता था, हॉप्स ऑफ हाई टॉक, कि मेरी गुफ्तगू होगी, मेरी बात होगी, मुझे उम्मीद थी, हॉप्स ऑफ हाई टॉक विद द डिपार्टेड डेड, उन लोगों की रूहों के साथ जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं, जो मर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसकी एजुकेशन से मुतल्लिक पढ़ा, ये टॉपिक अभी जारी है एजुकेशन का, और हमें ये पता चला कि चूँकि ये बचपन से ही आज़ादी पसंद था और सुपर नेचुरल वर्ल्ड को पसंद करता था, तो ये चीज़ इसकी शायरी की एक खसूसियत, एक कैरेक्टरिस्टिक है, खूबी है, जो कि हम आगे चलकर पढ़ेंगे। At Oxford, from Sion House School he went to Eton. It was here that his consciousness revolted against the system of fagging and consequently fagging hard work। यहाँ पर हार्ड वर्क से मुराद अपनी मेहनत नहीं, यानी वो मेहनत मजदूरों की, गरीबों की मेहनत जिसको उन्हें बदला नहीं मिलता था। Consequently he organized a rebellion against his brutal system। तो इसने अपने निज़ाम के ख़िलाफ़, ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ एक रिवॉल्ट शुरू कर दिया। कब? जब ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ा करता था। अब ये इसकी शायरी का एक दूसरा अहम पहलू है। हमने लफ्ज़ रेबिलियन का जिक्र पढ़ा। रेबिलियन बगावत, बगावत मुआशरे के मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत, मुआशरे में मौजूद जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत, यानी रेवोल्यूशन, रेबिलियन। इसकी पोइट्री का दूसरा बड़ा एस्पेक्ट है, दूसरा बड़ा पहलू है, जो कि मैं अभी भी एक्सप्लेन करूंगा। इसकी नज़म के पढ़ने के दौरान भी इसका रेफरेंस आएगा। इट इज़ हियर दैट शैली द रेडिकल रेवोल्यूशनरी वाज नॉट ओनली बॉर्न बट आल्सो रेबल अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ टेरनी वर डिसर्नेबल। तो इस तरह से शैली एज अ रेबल पैदा हुआ। अब इसमें रेबिलियन क्या थी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जब हम पिर्सी बायर्स शैली को पढ़ते हैं तो इसकी रेवोल्यूशनरी स्पिरिट का जिक्र आता है कि ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी। ये इनकलाब पसंद था। भाई किस तरह से इनकलाब पसंद था इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ आपकी याद दहानी के लिए कि ये जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स और ये पिर्सी बायर्स शैली शामिल हैं, इन लोगों में से कुछ ने या तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा था या उसके बाद के बहुत करीबी ज़माने के हालात को इन्होंने देखा था। दे वर इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन की बुनियाद क्या थी? इंसानों पर होने वाला जुल्म, इलीट क्लास की तरफ से गरीबों पर होने वाला जुल्म। तो ये लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर थे, मुतासिर थे, और इन सब ने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में और अपनी शायरी में इस रेवोल्यूशन का एक अक्स दिया, एक झलक दी है, क्योंकि ये सभी चाहते थे कि इंसान पर, गरीबों पर, मजदूरों पर जो जुल्म होता है, उनकी हक तलफी होती है, उसको ख़त्म किया जाए। इस रेवोल्यूशनरी स्पिरिट से मुतल्लिक हम थोड़ा सा मज़ीद पढ़ेंगे। ये एक दूसरी किताब से सिलेक्शन की गई है, क्योंकि आपको इसके पेज के साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, इसकी राइटिंग स्टाइल में भी थोड़ा सा फ़र्क है। तो एक बुक्स को मैंने कंसल्ट किया, साथ में इंटरनेट से कंसल्ट करके आपका आज के ये लेक्चर मैंने तैयार किया है। काइंडली बताने का मकसद ये है कि आप भी इसी तरह से शौक़ पैदा करें, बुक्स अपने पास 2-3 मुख्तलिफ तरह के रखा करें, साथ में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाए। ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। तो शेली वॉज द रेवोल्यूशनरी आइडियलिस्ट, अ प्रॉफिट ऑफ होप एंड फेथ। अ प्रॉफिट ऑफ होप एंड फेथ, हाँ जी, ये रेवोल्यूशनरी था और ये उम्मीद की बात करता था। इसका फेथ, इसका अकीदा था कि एक नई दुनिया बनेगी जिसमें सब बराबर होंगे, इंसाफ होगा। ही वॉज अ विजनरी हु ड्रीम्ड ऑफ द गोल्डन एज। ये एक विजनरी था, यानी ख्वाब रखने वाला, जो कि गोल्डन एज के ख्वाब देखता था। गोल्डन एज ऐसा सुनहरी दौर कि जिसमें किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना होगी। अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसको मैं आपके लिए अभी तो स्किप कर रहा हूँ, बाद में शायद पढ़ दूँ। इसमें बताया जाएगा कि जब ये रेवोल्यूशनरी बना तो हु इंस्पायर्ड हिम, इसको इंस्पायर किसने किया था। बल्कि इसको पढ़ ही देते हैं, चंद एक लाइन से ज़रा तवज्जो से सुनिएगा कि जब हम
पेर्सी बायर्स शैली की रेवोल्यूशनरी स्पिरिट का जिक्र करते हैं। ये एक बाकायदा सवाल आपने तैयार करना है, सवाल का जवाब। तो उसका बैकग्राउंड क्या था? इन इस अर्ली डेज शैली केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विलियम गॉडविंग्स पॉलिटिकल जस्टिस। ये एक शख्स थी विलियम गॉडविन, जिसने मुतासिर किया शैली को इसके इब्तदाई दिनों में। ही सॉ दैट ऑल इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, किंग्स एंड प्रीस्ट वर डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ इवल एंड ऑब्स्टेकल्स टू हैप्पीनेस एंड प्रोग्रेस। इसने महसूस किया कि ये जो बादशाह है और जो प्रीस्ट हैं जिनके पास अथॉरिटी है, यानी वो तमाम तर लोग या वो तबका जिसके पास अथॉरिटी है, एंड दे एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी अपॉन द पुअर पीपल, और वो अपनी अथॉरिटी का गरीबों पर असर दिखाते हैं, वो इंसान की खुशहाली की राह में हकीकी रुकावट है। सो ही बिगेन टू इमेजिन द न्यू वर्ल्ड विच वुड come into existence when all these forms of error and hatred had disappeared। तो उसे एक नई दुनिया की ख्वाहिश थी, वो एक नई दुनिया के ख्वाब देखा करता था। The essence of all his political work is his prophecy of the new born age। और इसके पॉलिटिकल वर्क, सियासी काम का जो भी निचोड़ है वो क्या है? बर्थ ऑफ अ न्यू एज, एक नए दौर का आगाज हो गया। इन हिज फर्स्ट लॉन्ग पोएम क्वीन मैब विच ही रोट व्हेन ही वाज 18 साल की उम्र में इसने नज़म लिखी। ही कॉन्डेम्स किंग्स, गवर्नमेंट्स, चर्च, प्रॉपर्टी, मैरिज एंड क्रिश्चियनिटी, इन सारी चीज़ों को उसने तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन तनकीद का निशाना इसलिए बनाया क्योंकि उसे अपने इर्द गिर्द जो जुल्म, जो नाइंसाफ़ी और तबकाती तकसीम नज़र आती थी, वो इसके खिलाफ था। तो जनाब ये तो हुआ पेर्सी बायर्स शैली से मुतल्लिक एक ओवरव्यू। इसको मैं मुख्तसर बयान कर देता हूँ ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। पेर्सी बायर्स शैली वॉज एन इंग्लिश पोइट, इंग्लिस्तान का रहने वाला था, अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था, फिजिकली बड़ा खूबसूरत था, इंडिपेंडेंट था, अपने जहन अपनी सोच में इंडिपेंडेंट था। स्कूल के नज़्म ज़ब्त वगैरह इसको पसंद नहीं थे। बड़ा हुआ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से मुतासिर हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्पिरिट से मुतासिर हुआ और एक रेवोल्यूशनरी कहलाया क्योंकि ये इंसानों पर होने वाले जुल्म को, तबकाती तकसीम को, नाइंसाफ़ी को पसंद नहीं करता था। और इस रेवोल्यूशनरी स्पिरिट का बड़ा खुलकर इजहार किया है इस शायर ने अपनी शायरी में। दूसरे नंबर पे चूँकि ये दुनिया के निज़ाम से, अपने समाज मुआशरे के निज़ाम से मुतमिन नहीं था और ये एक नई दुनिया की बात करता था, गोल्डन एज की बात करता था, तो लिहाजा ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पर तवज्जो देता है, एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड की ख्वाहिश रखता है। लिहाजा इसकी शायरी में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का जिक्र भी बड़ा आम है। तो इस शायर का ओवरव्यू लेने के बाद आइए अब हम इसकी नज़म से मुतालिक थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसकी नज़म को शुरू करेंगे। नेक्स्ट पेज हमारा इसकी पोइम से मुतालिक है जी। एक बार फिर से स्क्रीन ब्लैंक हुई एक लम्हे के लिए, लेकिन ये पोइम को शुरू करने के लिए है। हाँ, ओ टू वेस्ट विंड इसका इंट्रोडक्शन है जनाब। नेक्स्ट, ओ टू द वेस्ट विंड इज by common consent acclaimed only as one of the greatest poems in English literature, but also ये है जी not only but also the most representative and the quintessence of Shelley's genius। यानी ये नज़म ना सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर में बड़ी पॉपुलर है बल्कि विलियम ये शैलिस की जीनियस, इसकी अकल जहानत का क्विंटेसेंस है, उसका निचोड़ है। इट वॉज रिटन इन द ऑटम ऑफ 1819, 1819 के मौसम ख़िज़ा में लिखी गई। इन द फॉरेस्ट ऑफ फ्लोरेंस इटली, इटली के एक इलाका या सुबह फ्लोरेंस के जंगल में ये नज़म लिखी गई। अ स्टॉर्म दैट वाज then blowing across this forest inspired him and most of the poem was written on the spot। ये बड़ी दिलचस्पी भरी बात है कि जनाब एक शाम या एक रात तूफान था इटली के एक इलाका फ्लोरेंस के जंगल में। ये शख्स इस स्टॉर्म से, तूफान से मुतासिर हुआ, इंस्पायर हुआ और उसने एट द स्पॉट ये नज़म लिख दी। इस नज़म में शायर तूफान को मुखातिब करता है और वो इसे चेंज, तब्दीली लाने का एक अंसर, एक टोल ख्याल करता है। उसका ख्याल है कि इस तूफ़ान के बाद चेंज आएगा, तब्दीली आएगी, नया साल ख़त्म हो जाएगा, पुराना दौर ख़त्म हो जाएगा और एक नया साल शुरू होगा।
इस तरह से वो चेंज से मुतलिक अपनी खौफ का बड़ा इजहार करता है। तो आइए इसके नज़म को शुरू करते हैं ताकि हमें इसकी अच्छी सी समझ आए। जी, और टू द वेस्ट विंड टेक्स्ट है जी, फर्स्ट स्टैंजा आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, O wild west wind, thou breathe of autumn's being, thou from whose unseen presence the leaves dead are driven. इसको ऑटम्स ब्रीथ कहा गया। कहता है कि वेस्ट विंड यू आर द ब्रीथ ऑफ ऑटम सीजन, तुम मौसम खिजां का सांस हो और तुम्हारी बिना पर डेड लीव्स, मुर्दा पत्ते आर ड्राइवन, एक जगह से दूसरी जगह उड़ते फिरते हैं, लाइक घॉस फ्रॉम एन इंचेंट इंचेंटर फ्लिंग, जैसे कि भूत जिन जादू से इधर उधर उड़ते फिरते हैं। इस हवा के जोर पर खिजा रसीदा पत्ते इधर उधर उड़ते हैं। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, ये उनकी रंगत है जी। पत्तों की जो खिजा रसीदा पत्ते हैं वो येलो होते हैं, जर्द पड़ जाते हैं, ब्लैक भी हो जाते हैं अगर बारिश से भीगते रहे। हेक्टिक रेड और सुर्ख रंग के होते हैं। हेक्टिक यहाँ फीवर की तरफ इशारा है, जैसे तेज बुखार में मुब्तला इंसान का चेहरा सुर्ख हो जाता है। कुछ पत्ते इस तरह से सुर्ख भी हैं। पेस्टिलियंस स्ट्राइकन मल्टीट्यूड, और वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे किसी ताउन की वबा से मुतासिर अवाम किसी खुली जगह पर बिखरे पड़े होते हैं। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत मंजर कशी की गई है। खिजा रसीदा पत्तों को पहले मुख्तलिफ कलर्स दिए गए ताकि हम समझ सकें कि खिजा रसीदा पत्तों की हालत क्या थी। फिर उसके बाद उनकी तादाद को जाहिर करने के लिए उनके लिए लफ्ज़ पेस्टिलियंस स्ट्राइकर मल्टीट्यूड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, यानी एक वबा से मुतासिर एक बड़ी तादाद, एक ग्रोह। ओह दाउ हु चैरिटस टू देयर डार्क विंट्री बेड, हवा से मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम इन्हें यानी इन पत्तों को इनके बेड, इनके बिस्तर की तरफ ले जाती हो। द विंग्ड सीड्स वेयर दे लाई कूल एंड लो, और तुम्हारी मदद से बीज भी दूर दूर तक बिखर जाते हैं, फिर वहाँ वो मट्टी में सर्द बिस्तर में जम जाते हैं, यानी वो ज़मीन में धंस जाते हैं, जज़ब हो जाते हैं। ईच लाइक अ कॉप्स, उनमें से हर एक बीज एक डेड बॉडी की मानिद है जो कि ज़मीन में दफन कर देगी। विद इन इट्स ग्रेव अंटिल दाइन एजूर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शेल ब्लो, यहाँ तक के मौसम बहार की हवा चलेगी। एजूर मतलब होता है ब्लू स्काई, यानी नीला साफ आसमान होगा मौसम बहार में, और फिर धीमी हवा चलेगी। तो यहाँ तक हमने जो 9 लाइंस पढ़ी हैं, इनमें इस वेस्ट विंड को एक डिस्ट्रॉयर नहीं पेश किया गया, बल्कि ये तो प्रिजर्वर, महफूज करती है। ये पत्तों को, खिजा रसीदा पत्तों को इकट्ठा करके एक जगह पर ले जाती है। अब ये पत्ते गल सड़ जाएंगे और ज़मीन के लिए खाद का, न्यूट्रिशन का काम करेंगे। इसी तरह से ये बीजों को दूर दूर तक बिखेर देती है। फिर ये बीज ज़मीन में धंस जाते हैं, ऊपर बर्फ़ की तह जम जाती है, और इस तरह से ये अगले मौसम बहार तक के लिए महफूज हो जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ो जी। हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, क्लैरिन मतलब है वॉइस, एंड फील ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स ऑफ फील इन एयर, और फिर इसकी आवाज़ से, मौसम बहार की मध्यम हवा की आवाज़ से फूल खिलेंगे बड़ी तादाद में। विद लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स प्लेन एंड हिल, लिविंग ह्यू, ह्यू मतलब रंग, जिंदा रंगों से भर जाएंगे, एंड ऑर्डर और महक से भर जाएंगे, प्लेन मैदान भी, हिल पहाड़ भी। वाइल्ड स्पिरिट्स विच आर मूविंग एवरीवेयर, फिर वो इस वेस्ट विंड से कहता है कि ए जंगली मखलूक, तू हवा जो हर तरफ घूमती फिरती है। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, तो अपनी ज़ात में डिस्ट्रॉयर भी है, प्रिजर्वर भी है। डिस्ट्रॉयर किस तरह से है कि सर्दियों की हवा यूरोप में ख़ास तौर पर, क्योंकि वो सर्द खिता है, तेज़ हवा चलती है। एक तो शिद्दत की ठंडक होती है उसमें, दूसरा उसकी रफ्तार तेज़ होती है, लिहाजा वो डिस्ट्रॉयर है, सब कुछ तबाह करती है। एंड प्रिजर्वर, प्रिजर्वर किस तरह से है कि वो खिजा रसीदा पत्तों को भी ज़मीन के लिए
महफूज कर देती है कि वो पत्ते गल सड़ जाएंगे, एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, ढेर लग जाता है इस हवा की वजह से, फिर वो गल सड़ जाते हैं, फिर वो ज़मीन के लिए खुराक बनते हैं। हियर ओ हियर, लिहाजा वो शायर इस वेस्ट विंड को पुकारता है। तो जनाब इस पहले स्टैंजा का खुलासा मैं बयान कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस पहले स्टैंजा में वेस्ट विंड को डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर कहा गया है। ये जो कि खिजा रसीदा पत्तों को धकेल कर ले जाती है एक जगह पर, फिर वहाँ पे वो गल सड़ जाते हैं और ज़मीन के लिए खाद का काम देंगे। फिर ये बीजों को बिखेर भी देती है, उनको महफूज भी कर देती है। और इसके साथ ही मौसम बहार का थोड़ा सा जिक्र हुआ कि जब बहार का आगाज़ होगा और मौसम बहार की मध्यम हवा चलेगी तो फिर फूल खिलेंगे, उन बीजों में से पौधे निकलेंगे, उन पर फूल खिलेंगे और मैदानी इलाके और पहाड़ रंगों से, खुशबू से भर जाएंगे। इसके बाद सेकंड स्टैंजा की तरफ आते हैं जनाब। Thou on whose stream mid the steep skies commotion, thou on whose stream, stream मतलब है जनाब स्पीड ऑफ विंड, हवा की रफ्तार के लिए इस्तेमाल हुआ। mid the steep skies commotion, commotion मतलब है जी नॉइज, शोर। लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर शेड। ओके, अब आसमान पर तैरते हुए बादलों के लिए वही इमेज एक बार फिर से शायर ने इस्तेमाल किया खिजा रसीदा पत्तों का। कहते हैं कि जिस तरह से ज़मीन पर खिजा रसीदा पत्ते बिखरे हुए हैं और ये वेस्ट विंड उनको अपने ज़ोर से उड़ा ले जाती है, इसी तरह से आसमान पर बादल बिखरे हुए हैं। थर्ड लाइन में पढ़ता हूँ, शुक फ्रॉम द टेंगल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशन। और ये बादल जो कि आसमान की शाखों से झड़े हैं, चूँकि डार्क क्लाउड्स को खिजा रसीदा पत्तों से कंपेयर किया गया है, लिहाजा शायर ने आसमान को, हेवन को एक दरख्त से कंपेयर किया कि ये जो स्याह बादल हैं, बारिश बरसाने वाले बादल, ये आसमान के दरख्त की शाखों से झड़े हुए पत्तों की मानिंद हैं। एंड ओशन, और समंदर से झड़ने वाले पत्तों की मानिंद है, क्योंकि समंदर की तह में नीचे वेजिटेशन होती है और जब समंदरी तूफान आता है तो वो वेजिटेशन भी डिस्टर्ब होती है, उसके भी पत्ते झड़ते हैं, दरख्त उखड़ते हैं वगैरह वगैरह। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन अरे सर्ज। अरे मीन्स वेव्स ऑफ एयर। फिर कहता है कि एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, बारिश और घन गर्ज के एंजल फरिश्ते तुम्हारी लहरों पर तैरते फिरते हैं। लाइक द ब्राइड हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फिरस मेज। और वो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं, डार्क क्लाउड्स की बात हो रही है, वो आसमान पर यूं बिखरे हुए हैं दूर तक, जैसे कि एक मेड के बाल बिखरे होते हैं। मेड एक खातून है जो कि ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक किसी गॉड, किसी देवता की सेलिब्रेशन के मौका पर अपने बाल खोल कर डांस करती है। ये किसी ख़ास देवता के पुजारियों की तरफ इशारा है, जिनमें एक ख़ास तादाद हुआ करती थी ख़वातीन की, जो कि अपने देवता को खुश करने के लिए बाल खोल कर डांस किया करती थी। लिहाजा आसमान पर बिखरे हुए बादलों को इस मेड के खुले हुए बालों से कंपेयर किया गया है। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द हॉरिजन टू द जेनिथ हाइट। और कहते हैं कि बादल आसमान के एक नीचे वाले कोने से आसमान की बुलंदियों तक फैले हुए हैं, यानी जहां तक नजर जाती है स्याह बादल हैं जो बारिश बरसाते हैं या बर्फबारी का सबब बनते हैं। द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, और ये आने वाले तूफान के गेसू हैं, उसके बाल हैं। लॉक्स बालों को कहते हैं, और अब शायर ने इन बादलों को लॉक्स बालों से कंपेयर किया है, पहले इसको पत्तों से कंपेयर किया था। दाओ डिर्ज, डिर्ज मतलब है जी बरियल सॉन्ग, अफसुर्दा गीत। दाओ डिर्ज ऑफ द डाइंग ईयर। अब ये जो वेस्ट विंड की आवाज़ है, सर्दियों की सर्द हवा की, तूफ़ानी हवा की जो आवाज़, उसको डिर्ज कहा गया है, यानी अफसुर्दगी वाला गीत। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डूम ऑफ अ वॉस स्टॉल्चर। कहते हैं कि ये जो आज की रात है, इस ख़त्म होते हुए साल के लिए
एक मकबरा साबित हो कि वॉल्टेड मतलब होता है कवर कर लेना, विद ऑल द कॉन्ग्रीगेटेड माइट, और तुम्हारी तमाम तर ताकत के साथ। कॉन्ग्रीगेटेड मतलब होता है कलेक्टेड, जमा शुदा ताकत के साथ ये पुराना साल इस मकबरे में दफन कर दिया जाएगा। ऑफ वेपर्स फ्रॉम whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst। और फिर कहता है कि ये वेपर्स यानी आसमान पर जो बादल दिखाई देते हैं, अब की बार उसको वेपर्स कहा, कि इनमें से सॉलिड एटमॉस्फेयर में से, इन बादलों में से ब्लैक रेन बारिश होगी, फायर बिजली भी गरजेगी, हेल ओले पड़ेंगे, विल बर्स्ट और हियर लिहाजा ए हवा मेरी आवाज सुन। अब इस सेकंड स्टैंजा का खुलासा क्या है कि सेकंड स्टैंजा में शायर ने आसमान का मंजर बयान किया है। तूफान भरा आसमान, तेज हवा है, आसमान पर स्याह बादल हैं जो बारिश बरसाएंगे या बर्फ बरसने का सबब बनेंगे। इन बादलों को शायर ने पहले तो खिज़ां रसीदा पत्तों से कंपेयर किया। ये खिज़ां रसीदा पत्ते जो कि आसमान के दरख्त के शाखों से जड़े हैं, क्योंकि हेवन को, आसमान को शायर ने एक दरख्त को ख्याल किया है। उसके बाद इन्हें लॉक्स, हेयर कहा गया है, बालों से कंपेयर किया गया है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं जी, थर्ड स्टैंजा पढ़ेंगे इसका। जी स्टूडेंट, अब इसका स्टैंजा नंबर 3 है। Thou whose Thou who didst waken from his summer dream the blue Mediterranean। अब फिर से इस वेस्ट विंड को मुखातिब करके कहता है कि you have the ability to awaken the Mediterranean Sea from his summer dream। Mediterranean Sea यानी बहरे ओकेनूस, जो कि गर्मियों में पुरस्कून रहता है, गोया कि सो रहा है, तुम उसे उसकी नींद से जगा देती हो। नींद से कैसे जगाती है? जब तेज हवा चलती है, तूफानी हवा चलती है, तो फिर समंदर में भी हलचल होती है, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। वो समंदर जो कि गर्मी में बड़ा पुरस्कून था, तूफान बरपा हुआ है उसमें। वेयर ही ले lulled by the coil of his crystalline streams। स्ट्रीम्स मतलब है जी सर्ज ऑफ वाटर, यानी फ्लो ऑफ वाटर के। ऐसे दिखता है कि समंदर गर्मियों में तो सो रहा होता है अपनी ही लहरों की ललिंग से, गोया कि इसकी अपनी ही लहरें इसको थपकी देकर, लोरी देकर सुला देती हैं। बिसाइड आ प्यूमिक आइजल, ये एक आइलैंड का नाम है, इस जजीरे के करीब का मंजर है। इन बेसिस बे, ये भी एक इलाके का नाम है। एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड palaces and towers quivering within the waves intenser day। इस समंदर के किनारे पर कुछ महलात हैं, खंडरात हैं पुराने, उनका अक्स चूंकि पानी में नजर आता है, तो कहा गया कि ऐसे दिखता है कि समंदर गर्मियों में जब सो रहा होता है तो अपने ख्वाब में ये महलात देखता है। ऑल ओवर ग्रोन विद एजोर मॉज एंड फ्लावर, और इन पर फूल खिले हुए हैं, काई की एक तह चढ़ी हुई है। इसके दो मायने हैं जी। ये जो खंडरात का या पुराने महलात का जिक्र किया गया है, एक तो इसका मतलब ये है कि ये उस समंदर के किनारे कहीं है, बहुत बुलंद है, इनका अक्स समंदर के पानी में नजर आता है। दूसरा मतलब ये है कि ये समंदर की सतह के नीचे कहीं गर्क हो चुके हैं। कभी ये खुश्की पर हुआ करते थे, लेकिन अब इस जगह को समंदर ने अपने कब्जे में ले लिया है, लिहाजा ये खंडरात समंदर की पानी की सतह के नीचे लहलहाते हुए, झिलमिलाते हुए नजर आते हैं। सो स्वीट द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग देम, और इनकी तस्वीर, इनका मंजर बड़ा ही खूबसूरत दिखता है। दो फॉर हुज पाथ द एटलांटिक्स लेवल पार्स क्लीव देमसेल्व्स इनटू चेस। ओके, फिर से इस हवा के जोर का जिक्र किया गया। कहता है कि अटलांटिक ओशन जो कि बड़ा पुरस्कून होता है, तुम्हारे गुजरने के लिए खुद को दो टुकड़े करके, लफ्ज क्लीव इस्तेमाल हुआ, खुद को दो टुकड़े करके तुम्हारे गुजरने के रास्ते बना देता है। रास्ते बनाने का मतलब ये है कि जब वेस्ट विंड अपने पूरे जोशो खरोश के साथ चलती है, तो इस मेडिटेरेनियन
सी में इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे शगाफ पैदा हो जाते हैं, पानी इतनी बुलंदी तक उठता है लहरों की सूरत में कि बास मकामात पर साहिल के करीब समंदर का बॉटम नजर आने लगता है, इसके नीचे वाली सख्त ठोस जमीन नजर आने लगती है। ओके जी, क्लिफ इनटू चेस्ट, चेस्ट मतलब होता है शगाफ, बहुत बड़ी खुली जगह। वाइल फॉर बिलो, उसके नीचे द सी ब्लूम्स एंड द ओजे वुड्स। ओज मतलब होता है भीगा हुआ, वेट। वुड्स मतलब जंगल, यानी समंदर की सतह के नीचे जो नबातात हैं भीगी हुई। विच वियर द सेपल्स ऑफ फॉलेज ऑफ द ओशन, ये जिन पर सेपल्स पत्तियां, छोटी छोटी पत्तियां, फॉलेज भी पत्तों की कसरत को, बहुतात को कहते हैं वो जगह जहां पर बहुत ज्यादा तादाद में पत्ते बिखरे हुए हों या उनका ढेर लगा हुआ। तो यहाँ पर नबातात का जिक्र है कि समंदर की सतह के नीचे नबातात जो कि बड़ी तादाद में हैं। नो दाई वॉइस, वो इस वेस्ट विंड की आवाज़ को पहचानती हैं। एंड सडनली ग्रो ग्रे विथ फियर, और जब वो महसूस करती है वो नबातात के अब वेस्ट विंड अपने पूरे जोश के साथ बह रही है, तो वो खौफ से सफ़ेद पड़ जाती हैं। एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पॉइल देमसेल्व्स ऑफ हियर, और उनके पत्ते बिखर जाते हैं, वो खौफ से कांपने लगती हैं यहाँ तक कि उनके पत्ते बिखर जाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं जी। ओके, अब थर्ड स्टैंजा का खुलासा क्या है कि इस थर्ड स्टैंजा में शायर ने समंदर को अपना थीम बनाया है, अपना टॉपिक बनाया है। मेडिट्रेनियन पर ये वेस्ट विंड किस तरह से असरअंदाज होती है उसका जिक्र है कि ये मेडिट्रेनियन जो कि गर्मियों के मौसम में बड़ा पुरस्कून होता है, सर्दियों में जब वेस्ट विंड तेजी से चलती है तो ना सिर्फ इसमें बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, बाज़ औक़ात पानी की लहरें इतनी बुलंद उठ जाती हैं कि हमें उसमें शगाफ बने हुए नजर आते हैं। फिर समंदर की तह में जो वेजिटेशन है, नबातात हैं, वो अपनी जगह से उखड़ जाती हैं। नेक्स्ट, इफ आई वर अ डेड लीफ, अब शायर अपनी बात करता है इस स्टेंजा में। एक नया टॉपिक है और वो शायर खुद है। लिखते हैं कि इफ आई वर अ डेड लीफ दाउ माइटेस्ट बियर, इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी। कहते हैं कि अगर मैं डेड लीफ होता तो दाउ माइटेस्ट बियर, तो शायद तू भी मुझे अपनी हवा के साथ उड़ा कर ले जाती। इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, कि अगर मैं बादल का टुकड़ा होता तो तुम्हारे साथ उड़ता फिरता। तो तुम्हारे साथ उड़ता फिरता। अ वेव टू पेंट, पेंट मतलब होता है हाँपना, सांस फूलना। बीनीथ द पार, कहता है कि मैं एक ऐसी लहर की मानिंद होता जो कि हाँपती है तुम्हारी ताकत से। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ, और तुम्हारी स्ट्रेंथ को, तुम्हारी ताकत को महसूस करता। ओनली लेस फ्री देन दाओ, लेकिन मैं इतना आज़ाद ना होता जितना कि तू है। यानी शायर वेस्ट विंड से इतना मुतासिर है कि वो खुद को एक लीफ, पहली लाइन में खुद को एक डेड लीफ ख्याल करता है, दूसरी लाइन में क्लाउड ख्याल करता है, तीसरी लाइन में वेव, लहर ख्याल करता है। इन तीनों चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप जिक्र हो चुका है ऊपर वाले स्टैंजास में। और फिर कहता है कि मैं, मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारे साथ एक डेड लीफ की मानिद उड़ता फिरता, बादल की मानिद आसमान पर तैरता, और समंदर की लहर की मानिद बुलंद होता। द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ, और मैं तुम्हारी ताकत को महसूस करता। ओनली लेस फ्री देन दाओ, लेकिन मैं तुम्हारी निस्बत कम आज़ाद होता। अनकंट्रोलेबल, अब की बार इस लाइन में इस वेस्ट विंड को अनकंट्रोलेबल कहा गया है, यानी एक ऐसा वजूद है, एक ऐसी एंटिटी है जिस पर किसी का काबू नहीं। इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग ओवर हेवन, कहते हैं कि अगर मैं अपने बॉयहुड में, लड़कपन में तुम्हारा साथी होता, तुम्हारे साथ आसमानों पर तैरता फिरता। एज देन वेन टू आउटस्पीड द स्कीज स्पीड स्केर्स सीम्ड अ वियन, उस वक्त जबकि तुम्हारी रफ्तार को मात देना मेरे लिए कोई ख्वाब नहीं था। यानी जब मैं ताकतवर था और तुम्हारी रफ्तार को मात दे सकता था, तब भी आई वुड नेवर हैव स्ट्राइवन एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड,
तो मैं दुआ ना करता कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़े। यानी अब चूंकि शायद बूढ़ा हो चुका है, वो इससे मदद मांगता है, लेकिन कहता है कि जवानी में, लड़कपन में मैं कभी भी तुमसे मदद ना मांगता। ओह, लिफ्ट मी एज अ वेव, मुझे एक लहर की मानिद उठाओ, अलीफ एक पत्ते की मानिद, अ क्लाउड। तो वेव, लीफ, क्लाउड, इन तीनों चीज़ों का जिक्र रिपीट किया गया है। शायर अपने आप को इन तीनों चीज़ों से कंपेयर करता है और इस वेस्ट विंड से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसे बुलंद करे, हवा में उड़ाए, इस वेव की मानिद, लीफ की मानिद, क्लाउड की मानिद। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ। ये जनाब बड़ा ज़बरदस्त थीम है यहाँ पर। शायद कहता है कि मैं जिंदगी के कांटों पर गिर चुका हूँ, आई ब्लीड, मेरे वजूद से खून बह रहा है, अ हैवी वेट ऑफ आर्स हैज चेन, और गुजरते हुए वक्त ने मुझे चेन, जंजीरों में जकड़ लिया है, एंड बोर्ड, मुझे झुका दिया है। वन, टू लाइक दी, मैं तो तेरी तरह से आज़ाद था। टेमलेस, टेमलेस ऊपर हमने अनकंट्रोलेबल लफ्ज़ पढ़ा था, यानी मुझे भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। एंड स्विफ्ट में बड़ा तेज था, एंड प्राउड, और मुझे भी अपने आप पर बड़ा फख्र था। तो स्टूडेंट्स, अब तक जो स्टैंजर्स मैंने पढ़े, मैं इसके पीछे वाला थीम मैं आपको बयान कर दूं। पहले स्टैंजा में जो शायर ने कहा था कि जो वेस्ट विंड है ये डिस्ट्रॉयर भी है, ये प्रिजर्वर भी है, तो शायर ने अपना वो थीम बयान किया था, रेवोल्यूशनरी स्पिरिट का जिक्र किया था कि जिस तरह से ये वेस्ट विंड पुराने निज़ाम को ख़त्म करती है, नए निज़ाम को लाती है, पुराना साल ख़त्म होता है, नया साल आता है, पुराने पत्ते ख़त्म हो जाते हैं, वो ज़मीन के लिए खुराक का बाइस बनते। इसी तरह से शायर एक नई दुनिया की उम्मीद रखे हुए है, वो एक रेवोल्यूशनरी है। ही हैज़ होप्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो जनाब यहाँ पर आज का लेक्चर मैं स्टॉप करता हूँ। कल इस नज़म की लास्ट स्टैंजा को भी पढ़ेंगे, इसके साथ अगली नज़म डिस्कस करेंगे, या फिर इसके अहम सवालात को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।